हेलो गाइस। मूवी की शुरुआत होती है यूएस मोंटाना न्यूक्लियर इक्विपाइड सबमरीन से, जो पेट्रोलिंग के इरादे से डीप डाइव कर रहा होता है। अचानक से उसे कोई अजीब, कभी न दिखने वाला अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट रडार पर डिटेक्ट होता है, जो किसी भी अंडर वाटर सबमरीन से तेज मालूम होता है। सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि ये इंजन रिएक्टर की कोई आवाज भी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। सबमरीन के कैप्टन इन्वेस्टिगेशन के इरादे से इसका पीछा करने की कोशिश करते हैं और सरप्राइजिंगली उसकी गति और भी तेज हो जाती है। इतना कम नहीं था कि वो सीधा उनकी तरफ ही आगे बढ़ने लगता है, और जैसे वो उनके नजदीक से गुजरने लगता है उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शट डाउन होने लगता है। सबमरीन एक अनजान से फ्लूइड वाटर में घुस जाती है और सबमरीन झटके खाने लगती है, और लकीली इनका पावर वापस थोड़ी देर में लौट आता है। पर जब तक उनका सबमरीन पूरे कंट्रोल में आए तब तक उनका सबमरीन एक ठोस चट्टान से टकरा जाता है, जिसके कारण उनके मेन सिस्टम में आग लग जाती है। सबमरीन समुद्र के डीपेस्ट गहराई में गिरने लगता है, पर एंड पॉइंट पर उनके कैप्टन लास्ट लोकेशन इमरजेंसी के द्वारा लॉन्च कर देते हैं। अब यूएस नेवी को सबमरीन के डूबने का कारण नहीं पता था। उल्टा वो सोवियत यूनियन पर शक करने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें सोवियत यूनियन शिप रडार पर डिटेक्ट हुआ था, और जो कि इनके हिसाब से इस सबमरीन को डुबाने में और यहाँ से न्यूक्लियर वेपन लूटने के लिए फिराक में है। इसलिए उन्हें जल्दी से न्यूक्लियर वेपन को रिकवर करना पड़ेगा। उनकी परेशानी कम नहीं होती कि एक भयंकर तूफान उनके डूबे हुए सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है, पर बिना किसी वार्निंग के ये तूफान आया कहाँ से, इसका पता हमें बाद में क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अब इसके कारण नेवी के पास समय नहीं होता अपने रेस्क्यू जहाज से वहां तक पहुंचने का, तो वो इसी नजदीक स्टेशन प्राइवेट ऑयल रिफाइनिंग कंपनी की मदद लेने की बात करते हैं, और खासकर उनके पास एक अंडर वाटर ऑयल ड्रेनिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसे वो लोग एज अ बेस स्टेशन की तरह यूज कर सकते हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। वो प्लेटफॉर्म दरअसल अपने तरह का एक जैगेंटिक एक्सपेरिमेंटल मशीन होता है ऑयल की सर्च में खुदाई करने में, जिसे चीफ इंजीनियर लेनरी ने डिजाइन किया होता है, और जो कि 2000 से अधिक गहराई में भी ऑपरेट किया जा सकता है, और वो सतह से क्रेन के केबल से कनेक्टेड होता है। ऑयल कंपनी की टीम अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने वाले होते हैं। पर लैंड्री को ये अरेंजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट की डिजाइन मशीन को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। अब यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंटल फेज में भी होता है, पर वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बॉस ने ही उन्हें ये सब करने के लिए कहा होता है, और उनके बॉस ने उन्हें अलाउ किया था, जिसके कारण से अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अब इसकी वजह से उनकी छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है, और कोई कारण ना होने की वजह से वो अपनी छुट्टी को कैंसिल करके मिशन में शामिल होने का तय करती है, ताकि वो खुद से पूरे ऑपरेशन पर नजर बना सके। मिशन के मुताबिक डीप कोर को आधुनिक इक्विपमेंट के साथ नेवी की सबसे केपेबल टीम सील के साथ रेडिएशन लीक होने वाली जगह पर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है। पर सील टीम ने एक सीक्रेट बात डीप कोर टीम से छुपाई होती है, जो हमें आगे रिवील होगी। मिशन से पहले सील टीम के बॉडी प्रेशर को कंप्रेस किया जाता है, ताकि उनका शरीर समुद्र के मैसिव प्रेशर से पिचक ना जाए, और उन्हें अपना मिशन बिना ऊपर आए ही खत्म करना होगा। अगर उन्होंने मिशन के बीच में ऊपर आना पड़ा तो उन्हें 3 हफ्ते लगेंगे अपनी बॉडी को डिकम्प्रेस करने में, वरना उनका शरीर बलून की तरह फट जाएगा, और उनके पास इतना समय नहीं होता डाइव से पहले यहाँ पे आने का। डाइव से पहले लिंडजी उन्हें प्रोसीजर के अनुसार समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर से होने वाली बीमारी HPVS के बारे में जानकारी देती है, कि कैसे ये हर 20 में से एक इंसान को जरूर होता है, चाहे वो इंसान कितना ही फिट टफ क्यों ना हो। सिम्टम्स के अनुसार उसके हाथ कंपने लगते हैं, वो बीमार पड़ने लगता है, और खासकर उसमें बहुत ही तेज उत्तेजना होने लगती है। उसका दिमाग सही तरह से सोचना बंद करने लगता है, क्योंकि शुरुआत से लिंडजी उन्हें सही तरीके से पेश नहीं आ रही थी। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर काफी स्ट्रिक्ट होता है। सील का लीडर कॉफी लिंडजी के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उन्हें पहले ही इन सब चीजों के बारे में बता दिया गया था। यही कारण है कि डीप कोर के मेंबर भी लिंडजी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लिंडजी और बर्ड का बैकग्राउंड ये होता है, इसी प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते वक्त लिंडजी और बर्ड मिले थे, और उन्हें आपस में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। अब यहाँ पर उनका डिवोर्स चल रहा है, क्योंकि लिंडजी के अनुसार उसकी बर्ड के साथ अब ज्यादा अच्छी नहीं बनती।
कई दिनों के बाद मिलने के बाद भी बर्ट से उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि बर्ट अभी भी उम्मीद में होता है कि लिंडजी उनकी शादी को बचा लेगी और वो डिवोर्स नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी भी उसे पसंद करता है। लिंडजी में ऐसी कोई भी फीलिंग्स बची नहीं होती। मिशन के मुताबिक प्लेटफॉर्म खाई की चोटी पर स्टेशन रखते हैं, और जहां पर खाई में सबमरीन क्रैश्ड है, और सभी अपनी मिनी सबमरीन के साथ डाइव करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनली वहां पे पहुंच जाएंगे। फाइनली 4000 फीट पर उन्हें बुरी तरह से क्रैश सबमरीन दिखाई देती है, पर लकीली कोई भी रेडिएशन उसमें से लीक नहीं हो रही होती। सबमरीन में पानी घुस गया होता है, यानी कि किसी के भी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। टीम सबमरीन को कवर करने के लिए अलग हो जाती है। सील टीम न्यूक्लियर सीक्रेट्स की खोज में निकल जाती है। डीप कोर टीम में से विल्स और बर्ट बचे हुए थे, जो कि इसकी खोज में निकल पड़ते हैं, पर इतनी सारी लाशें देखने के बाद विल कमजोर पड़ने लगता है। वो खुद पीछे रुककर बर्ट को आगे बढ़ने का सुझाव देता है। कुछ देर के बाद बर्ट आगे बढ़ जाता है और अचानक से विल के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं और अजीब सी ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट उसकी तरफ ठीक नीचे से चमकती हुई आगे बढ़ने लगती है। विल फ्लोरेसेंट लाइट को देखकर घबराने लगता है और अपना इक्विपमेंट डैमेज कर बैठता है, पर लकीली सील टीम और बर्ट मिलकर उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। पर इतना कम नहीं था कि उससे इलेक्ट्रॉनिक भी फेल होने लगते हैं, और वहीं पर ब्लू फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट लिंडजी को अपनी मिनी सबमरीन में भी दिखता है, जो कि उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। इससे पहले कि वो उसे ध्यान से देख पाती, वो नीचे से बहुत तेजी से उसकी तरफ से निकल जाता है। चमत्कार से उसका पावर भी लौट आता है। बैड लक ये होता है कि पावर फेलियर की वजह से वो उसका कोई भी पिक्चर नहीं ले पाती। वहीं विल्स भी अपने इंसिडेंट्स के बाद कोमा में चला जाता है। लिंडजी अपना अनोखा सा एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करती है। वो ये गैस भी कर लेती है कि विल भी इसी वजह से पैनिक हो गया था, पर बर्ट के हिसाब से उसे कुछ भी HPNS की बीमारी शायद हो गई है। वहीं पर सील टीम के अनुसार वो सोवियत यूनियन के सबमरीन हो सकता है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि कुछ सोवियत यूनियन सबमरीन रडार पर डिटेक्ट हुए थे, पर अब उनका कोई भी पता नहीं चल रहा। सील को वहां पर उनके सीनियर प्लान बी एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं और अगले कमांड पे वहां पर उनके मिलने का इंतजार करने का इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। वहीं पर टीवी पर न्यूज देखने के बाद डीप कोर को शक होने लग जाता है कि ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं है, क्योंकि न्यूज के अनुसार यूएस ने सोवियत यूनियन पीस शिप को मार गिराया था। अब ये देखकर सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में टेंशन बढ़ने लगता है, पर जब तक वो सील टीम के सवाल करते, वो लोग डीप कोर की मेन सबमरीन लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं भयंकर तूफान ठीक ऊपर उनकी शिप पर तबाही मचा रहा होता है। इससे पहले कि उनका प्लेटफॉर्म भी तूफान की चपेट में आकर क्लेफ्ट से नीचे गिर जाए, उन्हें जहाज से कनेक्टेड केबल को उनसे डिस्कनेक्ट करना होगा। जिस सबमरीन से ये हो सकता था, वो सील टीम ले गई। अगले सीन में दिखाया गया है कि सील टीम प्लान बी के मुताबिक अब वहां पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ कुछ कर रही होती है, और उसी दौरान कॉफी नोट करता है कि उस पर HPNS का असर बढ़ने लगता है। जब तक वो सबमरीन लेकर लौटते काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तूफान की तेज बहती लहरों के सामने जहाज और प्लेटफॉर्म, जो कि मैसिव क्रेन से केबल द्वारा जुड़ा होता है, वो तूफान की चपेट से टूट जाता है और सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है। लकीली वो क्रेन उनके ठीक सामने गिरता है, पर वो खिसकता हुआ क्लेफ्ट के नीचे गिर जाता है और फिर प्लेटफॉर्म भी उनकी केबल से हटकर उनके साथ नीचे खाई में गिरने लगता है, बट वो लकीली कहीं पर अटक जाता है। इन सब सिचुएशन के दौरान प्लेटफॉर्म के कई चैम्बर्स में पानी भर जाता है और उनका पूरा कनेक्शन जहाज से टूट जाता है और कई लोग इसमें मारे भी जाते हैं। उनके पास सिर्फ 12 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई बचा होता है, जबकि तूफान कई दिनों तक रहने वाला था। इसलिए बाहर पड़े कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर को रिकवर करने के लिए लिंडजी डाइव करती है। जब वो एक सिलेंडर निकाल रही होती है कि अचानक से उसका भी इक्विपमेंट फेल होने लगता है और तभी एक जगमगाता हुआ अजीब सा ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है और मंडराने लगता है। लेकिन तभी एक विशाल सा जेलीफिश जैसा उसके सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसके छूने से वो पानी या प्लास्टिक जैसा महसूस होता है। इस तेजी से वो गायब हो जाता है, मानो वो नेचर से नहीं बना हो। पर आखिर वो क्या था? क्यों उनके इर्द गिर्द मंडराने से पावर चली जाती है? इसका खुलासा हमें आगे होगा।
लकीली पावर रिटर्न आती है और लिंडजी तुरंत एक हल्का सा पिक्चर कैप्चर कर लेती है। वो अपने क्रू को इसके बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो ह्यूमन की बनावट से परे था, कुछ मशीन जैसा पर इंटेलिजेंट और जिंदा। और वो भी यूएफओ की तरह उसे एंटीजा नाम देती है। पर सील या बर्ड कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दीप कौर और सील टीम के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके कारण बिना ऑक्सीजन के वो लोग जल्दी ही मरने वाले हैं। वहीं सील टीम उन्हें ये भी नहीं बताती कि उन्होंने लास्ट डाइव में एक पावर न्यूक्लियर बॉम्ब अपने साथ लाई थी। पर डीप कौर के एक मेंबर हैप को उन पर शक हो जाता है, इसलिए उन पर नजर रखने के बाद उन्हें उनके प्लान का पता चल जाता है। वो इसका खुलासा कर देता है। सील के प्लान बी के अनुसार यदि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को समय रहते रिकवर नहीं कर सके तो उन्हें उनमें से एक को एक्टिवेट करके बाकी बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि उनके न्यूक्लियर वेपन सोवियत के हाथ पे ना लगे, चाहे उनके न्यूक्लियर शॉक वेव की वजह से वो सारे लोग मारे ही क्यों ना जाए। ये खबर बर्ट और लिंडजी को भी पता चल जाती है, तो लिंडजी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। डीप कोर के टीम के रिएक्शन के बाद सील टीम का लीडर कॉफी उन्हें अपने मिशन के लिए खतरा मानने लगता है और उनके चेहरे पर भी HPNS के कारण प्रेशर इंड्यूस्ड के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब जब उस सब आराम कर रहे होते हैं तो कुछ नया तरीका ग्लोइंग क्रिएचर उनके प्लेटफॉर्म में घुस जाता है, जिसे देखते ही सब एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उनमें से इंसान की नकल करने की शक्ति होती है। फिर वो घूमते घूमते सभी जगह पहुंचता है और वो न्यूक्लियर वॉर हेड भी जहाँ पे रखा था वो वहाँ पहुंच जाता है और किसी कारण से वो बॉम्ब की जांच करने लगता है। इससे पहले कि कुछ हो, बीमारी के कारण कॉफी उसे देखकर घबरा जाता है और उसे डराकर भगा देता है। इस घटना के बाद लिंडजी ये थ्योरी निकालती है कि ये सब यूटीएस का किया हुआ है। उसके पास शायद पानी को कंट्रोल करने की शक्ति हो सकती है, पर कॉफी के दिमाग में ये सब रशियन का किया हुआ है न्यूक्लियर बॉम्ब को लूटने के लिए। और उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसे खुद ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कांटेक्ट नेवी से टूट गया है और वो अपने अगले कमांड का और इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए साइको कंडीशन में कॉफी न्यूक्लियर बम को मिनी रोबोट में बंद कर देता है और उसे प्रोग्राम कर देता है। वहीं जब यूटीएस जाते हुए देखते हैं तो वहीं पे डीप कोर के मेंबर्स को गन पॉइंट पर चैम्बर में वो लॉक कर देते हैं, पर कॉफी के साथ ही अब उसे मना करते हैं। पर अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। जैसे तैसे डीप कोर छूट जाते हैं और कॉफी बड़ी वाली सबमरीन को लेकर भाग निकलता है, पर सही समय पर बर्ट उसकी सबमरीन पर कूद जाता है और बोट को सबमरीन से निकालने में कामयाब हो जाता है। और फिर कॉफी सबमरीन से उन पर अटैक करने लगता है। तभी सही टाइम पर लिंडजी अपनी मिनी सबमरीन से कॉफी पर अटैक करने लगती है। दोनों में घमासान सबमरीन क्लैश फाइट होती है। इस सब के दौरान रोबोट अपने आप वहां से टूट जाता है और समुद्र के तल में चला जाता है। वहीं फाइट के बाद वहां पर सबमरीन बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। एक तरह से कॉफी का सबमरीन समुद्र की गहराइयों में जाकर गिर जाता है और अंत में बोतल की तरह पिचक कर मर जाता है। वहीं पर दोनों अब डूबने लगते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही डाइविंग सूट होता है और कोई चारा ना होने पर लिंडजी ये डिसाइड करती है कि वो डूबेगी और बट उसे किसी तरह से ऊपर ले जाएगा। अगर लग रहा तो ईसीजी से रिवाइव कर पाएंगे, तो उसके बाद बट ठीक वैसा ही करता है। बट पागल होने लगता है क्योंकि कई अटैम्प्ट के बाद भी लिंडजी रिवाइव नहीं होती, पर आखिर तक वो हार नहीं मानता और उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगता है और फाइनली लिंडजी को होश आ जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है वो बॉम्ब, जो कि 20,000 से अधिक फीट की गहराई में गिरा होता है और वहां पर उनके पास 2 घंटे हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद वो फट जाएगा और उसके कारण यूटीएस की जान खतरे में होती है। इसलिए सबसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होने के कारण बट आखिरी ऑप्शन चूज करता है। सील के एडवांस सूट को वो पहन लेता है और ब्लू लिक्विड की मदद से डाइव करके बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का सोचता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं था या फिर कोई मशीन ऐसी नहीं थी जो इतनी गहराई तक गई हो। पहली बार बर्ड ये करने वाला था और अनजान कारण से वो जाते वक्त उसके चेहरे पर लग रहा था कि जैसे उसे पता है कि वो लौट कर नहीं आएगा। फिर बर्ड फाइनली डाइव करता है। समुद्र का ट्रेमेंडियस प्रेशर उस पर लगने लगता है और भयंकर ठंड उसे लगने लगती है। उसके हाथ सुन पड़ने लगते हैं और वो कॉन्शियस खोने लगता है। 12,000 फीट पहुंचते ही उसका हेडलाइट प्रेशर से शैटर होने लगता है।
लिंडजी जो अब तक उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, उससे अपने दिल की बात बिल्कुल शेयर नहीं कर रही थी, उसके साथ टफ बिहेव कर रही थी, वो उसे होश में रखने के लिए अपनी दिल की बातों को उससे शेयर करने लगती है। वो कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है, बस वो थोड़ी टफ है। और वहाँ पर तब तक लेट हो चुका था। बट वहाँ पे चट्टान से टकरा जाता है और सीधा नीचे गिरता चला जाता है। पर 20,000 फीट पे पहुँचते ही उसे वैसे भी कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई देने लगती है और लकीली तभी उसे बॉम्ब मिलता है। वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसे डीएक्टिवेट कर देता है। इस खबर का मैसेज सेंड करके वो मरने ही वाला था और टीम से कन्फेस करता है कि उसके पास अब ब्लू फ्लूइड 1 वे के लिए ही था, क्योंकि वो रिटर्न नहीं लौट सकता। उसे ये पहले ही पता था और वो बस अब मरने का इंतजार कर रहा था कि उसे वहां पर लिंडजी की तरह कोई चमकती हुई चीज दिखती है। और फाइनली मूवी का क्लाइमेक्स आता है। अब तक जो चीज हमें दिखाई दे रही थी वो आधे एलियंस और आधे फिश की तरह दिखाई देती है। लिंडजी जो कि ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस वो कर रही थी, वो सब उनके मशीन्स के ऑपरेशन को समझने के लिए ही था। लिंडजी को जो ऑब्जेक्ट दिखा था वो असल में इन्हीं की मशीन थी जो इन्होंने ऑपरेशन को समझने के लिए भेजा था। इससे पहले इनका कांटेक्ट इंसान के साथ कभी नहीं हुआ। जिस ब्लू लाइट को हमने देखा था वो असल में इनकी सबमरीन से ही निकल रही थी। वो मशीन शायद किसी सेफ टाइप की रेडिएशन रिलीज करती है, जिसकी वजह से इंसान का इक्विपमेंट इसके इर्द गिर्द घूमने से फेल हो जाता है, उसके सारे इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं। वो बर्ड का हाथ थाम कर अपनी गैलेक्सी में उसे ले जाते हैं जहाँ उनकी पूरी दुनिया बसी होती है। और जैसे ही बर्ड की लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होती है, इनके इर्द गिर्द के पानी खाली होने लगता है ताकि वो सांस ले सके आसानी से। लिंडजे की थ्योरी सही थी कि यूटीएस पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बर्ड के ठीक सामने कुछ यूटीएस दिखाई देते हैं, मानो कि वो यूटीएस के लीडर हों और इनसे इंसान से पहला कांटेक्ट करना हो। वो उन्हें ग्रीट करता है। यूटीएस उसके सामने कुछ वीडियो क्लिप्स चलाते हैं कि उसे यूएस और रशिया के बीच वॉर की तैयारी हो रही है और फिर उसके ठीक बाद कई देश की तरफ सुनामी के किनारे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर बर्ड को चमकता है कि जिस तूफान का उन्होंने सामना करना पड़ा था वो बिना किसी कारण ही वहाँ पर आया था। ये तूफान आसर में इन्होंने ही बनाया था, क्योंकि वो किसी टेक्नोलॉजी की वजह से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद कई देश के किनारों पर सुनामी बढ़ रही होती है। लाइव क्लिप्स वो दिखाते हैं और बट उनसे सवाल करता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब बट के सामने फिर से कुछ वर्ल्ड वॉर के क्लिप्स दिखाई देने लगते हैं। ये दर्शाता है कि कैसे इंसान पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। उसे अपने पृथ्वी की, अपनी प्रजाति की कोई कदर नहीं है। एक तरह से वो लोग ये इम्प्लीमाई कर रहे हैं कि इंसान को धरती पर जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी धरती पर सुनामी का प्रकोप रिलीज कर दिया है। अब हमें ये एक ऑडियंस समझ आता है कि इसीलिए यूटीएस उस समय न्यूक्लियर वॉर हेड को जांच कर रहे थे, ये पता करने के लिए कि इंसान फिर से वॉर करने की कोशिश में है। वो सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही होती है कि अचानक से ये अपनी डायरेक्शन बदलकर पीछे की तरफ आ जाती है, जो बर्ट के लिए खुश खबर होती है कि तभी यूटीएस उसे और लिंडजी के बीच हुए कन्वर्सेशन को दिखाते हैं, जहां सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बॉम्ब को डिफ्यूज किया था। लिंडजी और उसके प्यार को देखने के बाद उन्हें एहसास होता है कि कुछ इंसान में अब भी पीस बचा हुआ है। और फिर आखिर में वो एक दूसरे को ग्रीट करते हुए वो सीन वहीं खत्म हो जाता है। और वहीं सतह पर मौसम ऐसे बदल जाता है जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। अब जहाज का क्रू जैसे तैसे लिंडजी से कनेक्ट होने में सफल हो जाता है और उसके कुछ देर बाद बर्ट का मैसेज उन्हें मिलने लगता है और वहाँ पर वो अपने न्यू फ्रेंड्स के बारे में भी उन्हें बताता है और यूटीएस की तरफ से उन्हें संदेश भी पास करता है कि वो नहीं चाहते कि इंसान से वॉर करे और उसे खुद अपने कदम उठाने पड़ेंगे। और आखिर में उन्हें अपनी सीट की बेल्ट बांधने को कहते हैं। देखते ही देखते यूटीएस अपनी पूरी पावर दिखाते हैं, प्लेटफॉर्म, क्रेन और अपने पूरे स्पेसशिप को सतह पर ले आते हैं। ये इतना मैसिव होता है कि बाकी जहाज एक कार के टायर की तरह दिख रहे होते हैं। आखिर में हैप्पी एंडिंग के साथ लिंडजी और बर्ट का मिलन हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।